आपके साथ फरेब हुआ, धोखा हुआ, कम से कम मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जिसको मांगनी चाहिए वो ना मांगे, कम से कम मैं माफी मांगता हूं उसके लिए जो आपके साथ। कोई दूसरा इलाका होता, अगर जो आपके साथ यहाँ पे हुआ, ये अगर रोहतक में हुआ होता, अगर ये सोनीपत में हुआ होता, अगर ये जींद में हुआ होता, सरसा में हुआ होता, लोग जाके अपने एमपी के घर में बैठ जाते, कहते बाहर निकल। क्या बोला था जवाब दे यहाँ पे। ये सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, ये समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए शर्म की बात है। एक नेता का कद इसी से नापा जाता है कि भाई वो अपनी जुबान का पक्का है कि नहीं। आपने सौदा नहीं किया था, लेकिन आपको दो बातें कही गई थी, मैंने भी वो ऑडियो सुना है। आपको दो बात कही गई थी, पहले अस्पताल की बात कही गई थी और बाद में वाटर वर्क्स की बात कही गई। इस इलाके की राजशाही को खत्म करना, मेरे को किसी परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, राजशाही से दिक्कत। राजशाही को खत्म करना हमारे इलाके में लोकतंत्र लाने के लिए जरूरी है। ये 70 साल की गुलामी के बाद इस इलाके ने संघर्ष करना सीख लिया है, इसके लिए मैं आपको नमन करना चाहता हूं। दोस्तों, रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर हुई महापंचायत की पूरी जानकारी आप पहले ही सुन चुके हैं। हम पहले ही मंत्री जगदीश यादव, योगेंद्र यादव और कामरेड राजेंद्र यादव के भाषण के प्रमुख अंश भी आपको सुनवा चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव ने अपने भाषण में रामगढ़ भगवानपुर का कर्ज उतारने की बात भी कही है और इस क्षेत्र के लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने संघर्ष करना सीख लिया है। विशेष रूप से उनका फोकस बिना नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह पर था। राजशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मतलब राव के खिलाफ आवाज बुलंद करना ही था। हालांकि वह ये कहते रहे कि वह परिवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि राजशाही के खिलाफ है। लेकिन आप उनका भाषण सुनकर समझ जाएंगे कि वह किसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आप उनका भगवानपुर में दिया हुआ पूरा भाषण सुनिए। मैं यहाँ एक छोटा सा पुराना कर्ज उतारने आया हूँ। आज से 7 साल पहले हमारे साथियों ने और मैंने मिलकर इस इलाके में पद यात्रा की थी। इलाके में पानी के सवाल को लेके, शराब इतनी जो बढ़ गई है उसके, दारू के सवाल को, दारू को कैसे रोका जाए इस सवाल को लेके, और इलाके की जो समस्याएं है उसको लेके एक पद यात्रा की थी। गांव-गांव 10 दिन तक हम पैदल गांव-गांव में घूमे थे। और आप जानते हो इलाके में जो माहौल है, लोग पीछे से शाम को आके तो कहते थे भाई साहब सही बात कह रहे हो, लेकिन दिन के टाइम आके सपोर्ट नहीं करते थे। डर था लोगों को। अब हम 50 साथी घूम रहे थे, रात को ठहरने की जगह चाहिए थी, तो लोग इधर उधर देख रहे थे कि भाई साहब काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानियों की ये फितरत है कि भगत सिंह जरूर हो, मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो जाए। तो ऐसा ही माहौल था हमारे यहाँ पे भी। लेकिन उस वक्त रामगढ़ भगवानपुर के साथियों ने, सरपंच साहब के परिवार ने, अतर सिंह जी के परिवार ने, अनिल भाई के परिवार ने, इन लोगों ने रात को हमारी यात्रा को रोकने के लिए आमंत्रित किया, जगह दी, खाना दिया, प्यार दिया, सहारा दिया। आज मैं उसका कर्ज उतारने के लिए आपके बीच में आया। देखो भाई, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो बड़ा बड़ा कर्ज भूल जाते हैं। पता नहीं आपने किस किस आदमी को कहां कहां पहुंचा रखा है, और वो आपसे मिलते भी नहीं है। लेकिन मेरे पे तो जो कर्ज आपका है मैं ना भूलूंगा, मैं तो उसके लिए आऊंगा, आपका समर्थन करूंगा। दूसरा, आपको धन्यवाद करने आया हूं। धन्यवाद इसलिए
कि रेवाड़ी अपना ही शहर है, कोई पराये लोगों का शहर नहीं है। और रेवाड़ी में पानी का इतना संकट है, रेवाड़ी के पानी के लिए आपने अपनी जमीन कौड़ियों के भाव इस देश को दी, सरकार को दी, अपना मन खोला, अपना दिल खोला, समाज के काम के लिए, देश के काम के लिए। मैं पूछ रहा था भाई कितने में जमीन दी, पता लगा कोई सिर्फ 6 करोड़ के अंदर सारी जमीन दे दी। मैंने पूछा भाई आजकल रेट क्या चल रहा है? बोले कि अगर मार्केट रेट के हिसाब से जाए तो 45-50 करोड़ की जमीन है, ऐसा मेरे को बताया गया। 45-50 करोड़ की जमीन इस गांव के लोगों ने अपनी छाती खोल के, अपना दिल खोल के 6 करोड़ में पकड़ा दी, इसलिए कि देश का भला होगा, चलो रेवाड़ी शहर का भला होगा। पानी चाहिए, पानी पिलाना तो इस देश में पुण्य का काम है, शुभ का काम है, भगवान का काम है, धर्म का काम है। आपने दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में दुख भी व्यक्त करता हूं, आपने सौदा नहीं किया था, लेकिन आपको 2 बातें कही गई थी, मैंने भी वो ऑडियो सुना है। आपको 2 बात कही गई थी, पहले अस्पताल की बात कही गई थी और बाद में वाटर वर्क्स की बात कही गई। पहले बोला गया था कि 200 बेड का अस्पताल बनेगा, और फिर कहा था जी साथ में एक छोटी सी बात और है, जरा पानी के लिए भी जगह दे देना। आपने दोनों बातों को हां कर ली, आप अपनी बात पे टिके रहे, लेकिन वादा करने वाले मुकर गए। ये सिर्फ एक नेता के लिए नहीं, ये समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए शर्म की बात है। एक नेता का कद इसी से नापा जाता है कि भाई वो अपनी जुबान का पक्का है कि नहीं। बड़े बड़े नेताओं के बारे में मैंने यही सुना है कि भाई साहब एक बार अगर जबान दे दी तो आदमी उसका पक्का था, एक बार बोल दिया तो अब तो काम करवाएगा। आपके साथ फरेब हुआ, धोखा हुआ, कम से कम मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जिसको मांगनी चाहिए वो ना मांगे, कम से कम मैं माफी मांगता हूं उसके लिए जो आपके साथ हुआ। और मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि अब इसके अंदर ये गांव और दूसरा गांव का खेल खेला जा रहा है, आपका बनेगा उसका नहीं बनेगा, ये सब भिड़ाने के चक्कर है। जब कुर्सी पे बैठे हुए लोगों का काम नहीं बनता तो जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि ये हो रहा है। अरे भाई किसने कहा है पूरे इलाके के अंदर एक ही अस्पताल बनेगा? आप 2 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, किसको ऐतराज है? किसी को ऐतराज नहीं है, बनाओ अच्छे से, खूब अस्पताल बनाओ। और मैं तो बार बार कहता हूं, ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, पिछले 40 साल से 50 साल कह लो, मैंने अपनी आंख से रेवाड़ी में प्राइवेट अस्पताल बनते हुए देखे, मेरे परिवार का भी है। लेकिन एक बात ईमानदारी से आपको बताऊं, प्राइवेट अस्पतालों का बढ़ना विकास की निशानी नहीं है। विकास की निशानी वो है अगर सरकारी अस्पताल आपके घर पे बने, आपके गांव में बने, आपके ब्लॉक में बने, वो विकास की निशानी है। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल खुल जाते हैं, इसका मतलब सरकार अपना काम नहीं कर रही। तो मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से, हालांकि मेरे से वरिष्ठ सत्यवान भाई जो किसान आंदोलन के इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और सौभाग्य से हमारे इलाके से हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। तमाम साथियों की तरफ से मैं इस आंदोलन को समर्थन देता हूं। बस एक बात और वो बड़ी अच्छी बात है कि 70 साल की गुलामी के बाद इस इलाके ने संघर्ष करना सीख लिया है। इसके लिए मैं आपको नमन करना चाहता हूं।
देखो जी, सच्ची बात है कि पहले मणिठी वालों को धन्यवाद करना चाहिए। मणिठी वालों ने सिखाया हमारे को लड़ना। तो 70 साल तक, मैं बार बार कहता हूं जी, बुरा मत मानना, कि भारत देश तो आजाद हो गया, लेकिन ये दक्षिण हरियाणा का अहीरवाद अभी भी आजाद ना हुआ, अभी भी गुलामी का संस्कार है। कोई दूसरा इलाका होता, अगर जो आपके साथ यहाँ पे हुआ, ये अगर रोहतक में हुआ होता, अगर ये सोनीपत में हुआ होता, अगर ये जींद में हुआ होता, सरसा में हुआ होता, लोग जाके अपने एमपी के घर में बैठ जाते, कहते बाहर निकल, क्या बोला था, जवाब दे। यहाँ पे हमारे इलाके में आज भी हाथ जोड़ने की परंपरा है। मैं एक निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ना बंद कर दो, मुट्ठी करो बंद, हाथ उठाओ ऊपर, और देखना जो लोग आपको घर में नहीं घुसने देते, वो आपके घर में आके हाथ जोड़ेंगे, आप देखना। तो इस इलाके में संघर्ष करना सीख लिया है, और जब संघर्ष करेंगे तो बड़ी बड़ी राजशाही पत्ते की तरह हवा में उड़ जाए, क्योंकि इस इलाके की राजशाही को खत्म करना, मेरे को किसी परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, राजशाही से दिक्कत है। राजशाही को खत्म करना हमारे इलाके में लोकतंत्र लाने के लिए जरूरी है। नहीं तो आप देख लो, दिल्ली से दक्षिण आप आओ यहाँ पे रेवाड़ी की तरफ, और दिल्ली से उत्तर चले जाओ, दिल्ली से पश्चिम चले जाओ, रोहतक की तरफ चले जाओ, सोनीपत पानीपत की तरफ चले जाओ, और आप देख लो कितना नक्शा अलग है। और वो इसलिए कि वहां राजशाही नहीं है और आपके यहाँ राजशाही है। इस राजशाही को समाप्त करना हमारे इलाके के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और आपने सिर्फ रामगढ़ भगवानपुर के लिए नहीं, इस पूरे इलाके के लिए एक अच्छे संघर्ष की नींव डाली है। उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, और एक अनुरोध करता हूं सबसे कि हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके नारा लगाइए। दोस्तों, योगेंद्र यादव का भाषण सुनकर आप समझ चुके होंगे कि उनका पूरा भाषण राव इंद्रजीत सिंह पर चोट करने का रहा। योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन व एम संघर्ष समिति से जुड़े अधिकांश पदाधिकारी भी भगवानपुर के संघर्ष में कूद पड़े हैं। कुछ लोग योगेंद्र यादव के भगवानपुर आगमन को इसलिए अहम मान रहे हैं क्योंकि वे लंबे समय से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत बताए जा रहे हैं। हालांकि 2024 के चुनाव से पूर्व उन्होंने एनजेपी से बातचीत में स्पष्ट कर दिया था कि वे गुरुग्राम लोकसभा से 2024 का चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बात 2029 की करें तो योगेंद्र अहिरवाल की इस धरा पर अपनी पकड़ बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय उन्हें इस इलाके में कोई विशेष कामयाबी बेशक नहीं मिली, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी राहुल गांधी से निकटता बढ़ चुकी है। इन दिनों योगेंद्र यादव बेशक कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उनकी राहुल गांधी से निकटता भविष्य की राजनीति का संकेत दे रही है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।